गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज का यह वीडियो आप सभी अभ्यर्थीगण देख पा रहे हैं। ये आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका 29/12/2022 को जो हुआ था सीटेट का एग्जामिनेशन, तो उसी का आज हम इस वीडियो में जो आपका पेपर 1 के लिए जो आता है, कक्षा 1 से 5 के लिए जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का, तो आपका 29/12/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसी का हम आज भाग 1 लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। जो आपका CDP होता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आप सभी अभ्यर्थीगण जानते हैं कि सीटेट का आपका 5 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, भाग 4 और भाग 5। जो फर्स्ट भाग में आपका CDP होता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आपका 30 नंबर का होता है। तो आप टारगेट होना चाहिए कि CDP में 30 में 30 आना चाहिए। और ऐसे तो आप जानते हैं कि पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है आपका प्रत्येक सेक्शन में होता है, यानी आपका 5 सेक्शन है तो 5 सेक्शन में 15, आधा नंबर तो पेडागोजी होता है, तो 15 गुना 5 तो आपका 75 नंबर तो आपका पेडागोजी हो गया। फिर आपका CDP आपका इधर से देखिए 4 को में तो आपका 4 को तो पेपर सॉलिड हो गया। जो आपका 4 को पेपर में आपका हो गया आपका 60 नंबर। क्या हो गया? 60 नंबर। 15 जगह कितना हो गया? 15 जगह 60 हो गया। और इधर आपका 30 नंबर आपका जो CDP आपका यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो आपका भाग 1 में होता है। तो कुल मिला के आपको 90 नंबर का जो आपका क्या होता है, आपका पेडागोजी ही मान के चलिए, CDP से ही आपका 90 मार्क्स आप सीटेट में स्कोर कर सकते हैं। केवल आप CDP को अच्छा कर लिए, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और CDP को, तो आपका आप इसी से आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में हम देखेंगे CDP का जो सेक्शन 1 है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर से ही लिया गया। आप देख पा रहे हैं ओरिजिनल आपका क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 29/12/2022 को पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जो लेटेस्ट ही आपका ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जो हुआ है 2022 में, उसी का आज हम लेकर के आए हैं CDP का क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है CDP का, आप देख पा रहे हैं कि आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो आपका भाग 1 में होता है, जो आपका 30 नंबर का पूछा जाता था। आपका सभी शिक्षक बंधुओं से अपील करना चाहूँगा कि आप टारगेट आप सेट कर लीजिए कि 30 में 30 आपका CDP में आपका सेक्शन 1 में आना चाहिए। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। और हम आप लोगों के लिए जितना भी क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से लेकर के चैनल पर अपलोड कर देंगे। CDP हो गया, आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन, EVS का, या फिर आपका लैंग्वेज पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज पेपर में आपका जो इंग्लिश आता है, तो दोनों लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश उसको भी बारी बारी से अपलोड करेंगे। EVS इसके बाद जो पेपर 2 के लिए जो होता है, जो साइंस सेक्शन में होता है आपका मैथ और साइंस, उसका भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। एग्जाम से पहले बहुत सारा वीडियो हम अपलोड कर देंगे। जो आपका जुलाई 2023 में जो भी आपका एग्ज़ाम देने वाले हैं, जुलाई 2023 में जो भी शिक्षक बंधु आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके लिए यह चैनल आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। क्योंकि इस चैनल पर आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर 1 पेपर 2 सभी का वीडियो हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे एग्ज़ाम से पहले, और टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान में रख करके वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का यह पहला क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर एक शब्द आया स्थूल
गत्यात्मक कौशल। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन है? चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज़ को थोड़ा टेढ़ा जिग जैग जो होता है तरीके से काटना, या फिर धागे में माला पिरोना, या फिर खंभे की तरह फुटबॉल को लात से धकेलना। तो आपका स्थूल जो गत्यात्मक कौशल है वह किसका उदाहरण? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। देखिए स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होता है? जो आपका मांसपेशी का जो यूज होता है, जिसमें मांसपेशियों का जो यूज होता है वो क्या होता है? स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण होते हैं। और एक आपका होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है जो कलाई का प्रयोग करते हैं, यानी कलाई मतलब हाथों का जो प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो देखिए चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना या क्या है? हाथों का प्रयोग करते हैं, आपका क्या हो जाएगा? आपका यह क्या हो जाएगा? सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हो जाएगा, क्योंकि वह कलाई का प्रयोग करता है, हाथ का। तो देखिए कागज़ को आड़ा टेढ़ा जिग-जैग तरीके से काटना, तो वो भी क्या है? हाथ का प्रयोग होता है। ये भी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। और आपका धागे में माला पिरोना, ये यहाँ भी क्या है? ये भी आपका हाथ का ही काम है। तो आपका कलाई जिसको हाथ बोलते हैं, हाथ से जो काम किया जाता है, हाथ का जो प्रयोग करता है वो क्या होता है? आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण होते हैं। जबकि खंभे की तरफ फुटबॉल को लात मारना, देखिए लात मारना ये क्या है? पैर का काम है, वह मांसपेशी का इसमें आवश्यकता होता है। तो आपका मांसपेशियों का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है स्थूल गत्यात्मक कौशल। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। जो आपका खंभे की तरफ फुटबॉल को लात मारना यह हाथ का काम नहीं है, वो क्या है? पैर का काम है, जो कि आपका मांसपेशियों का ज़रूरत पड़ता है। तो पैर से जो काम किया जाता है या पैर से जो वर्क होता है वो आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण होता है। और जो हाथ से होता है वो आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही होगा। चलिए बाकी आपका ए बी सी आपका क्या है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है बच्चों का विकास कहाँ से या किस की ओर बढ़ता है? तो बच्चों का विकास जो है आप सभी भली भांति जानते हैं कि बच्चे का विकास जो आपका क्या है? केंद्र से जो आपका वाह यानी एक्सटर्नल की ओर होता है, यानी आपका केंद्र जो है वो बच्चों का विकास क्या होता है? केंद्र से बाह्य की ओर होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र से बाह्य की ओर होता है। मतलब सबसे पहले केंद्र का विकास होता है, उसके बाद फिर आपका पूरा बॉडी पार्ट्स का वह विकास होता है। सबसे पहले केंद्र, उसके बाद केंद्र से बाह्य की ओर विकास होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका अभिकथन वाला, तो इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही देता है प्रीवियस ईयर में, आप इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को भी आप कर लेते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर आपका आप आसानी से लेके आ जाएंगे। चलिए ये आपका ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका अभिकथन है। आपका अभिकथन ए में आपका दिया हुआ है बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में, बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है, उसके माता पिता द्वारा होता है। कारण आपका रीजन है परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो इसका सही विकल्प चुनना है कि अभिकथन सही है कि कारण सही है, कि अभिकथन सही है कारण गलत है, या फिर कारण सही है कि अभिकथन गलत करना है, कि दोनों गलत है, या जो भी कुछ आपका ऑप्शन में आपका है। देखिए ए और आर दोनों क्या है? सही है। मतलब यहाँ अभिकथन और कारण दोनों सही बता रहा है पहला ऑप्शन में, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ए और आर अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो है कारण जो है आपका क्या है? अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है अभिकथन सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है, कारण गलत है। और तीसरा बोल रहा है, चौथा बोल रहा है ए और बी दोनों गलत है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है आपका सीटेट का पेपर में, चाहे वो ईवीएस का हो, सीडीपी का हो, या फिर मैथमेटिक्स, किसी में भी अभिकथन और ये जो कारण वाला क्वेश्चन आपका 2-3 क्वेश्चन आपको पूछ देता है अभी न्यू पैटर्न में। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ऑप्शन ए का मतलब आपका हो गया, ए जो देख पा रहे हैं ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, अर्थात अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो है कारण जो है वह ए का सही व्याख्या भी करते हैं, नहीं आर का जो है सही व्याख्या भी करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब कहने का मतलब बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो आप सभी जानते हैं, ये आपका जो है बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है, क्योंकि वो सबसे पहला प्रवेश करने का जो श्रेय माता पिता को ही जाता है समाज में, चलिए परिवार में। तो ऑप्शन नंबर अभिकथन तो सही है। अब कारण को देख लेते हैं। कारण आपका क्या है? कारण आपका है परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। हाँ, तो ये भी सही है, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है, क्योंकि परिवार जो बच्चों का जो सामाजिकरण करता है वह पहला प्राथमिक कारक है। फर्स्ट में परिवार ही आता है, उसके बाद फिर समाज है या फिर जो भी कुछ, तो आपका ये भी आपका सही है। तो इस तरह से यहाँ देख पा रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। और कारण जो है उसका आपका कारण जो है उसका अभिकथन का सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका है क्वेश्चन नंबर 4 आपका जीन पियाजे के गत्यात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के गत्यात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जो 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो वह जो आप जानते हैं जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया गया है, और उसके अनुसार वह एक कॉन्सेप्ट बताया गया है जीन पियाजे के द्वारा कि वह 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाहिए। तो संरक्षण, अनुक्रमता, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण या फिर तार्किक अनुप्रयोग। तो जीन पियाजे महोदय के द्वारा यह क्या था, साइकोलॉजिस्ट था, मनोवैज्ञानिक था, और उसने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया, और उसने यह बताया कि 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को जो है आपका सांकेतिक प्रतिनिधिकरण क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो किसके द्वारा इस उम्र के बच्चों को सिखाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करने के लिए कहा गया? तो सांकेतिक प्रतिनिधिकरण का, यानी इशारा में। आप इसको 3 से 6 वर्ष में बहुत सारा चीज़ को वो नहीं सीख सकता क्योंकि समझता नहीं, वो यानी सांकेतिक इशारा करके आप उसको सिखा सकते हैं। आप इंडिकेट करके कि यह पेन है, यह कॉपी है, यह जो भी है, उसको आपको बहुत सारी चीज़ को पता नहीं होता है, तो उसको क्या करता है, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण के द्वारा उसको सिखाना चाहिए। तो आपको ज़्यादा वो सीखने में सफल हो पाएगा, क्योंकि बहुत चीज़ को वो बच्चा नहीं जानता, तो इशारा करके आप उसको समझा सकते हैं या सिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है जीन पियाजे के, देखिए जीन पियाजे भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीन पियाजे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऐसा हो नहीं सकता है। सीटेट का एग्ज़ाम होगा, सीटेट का पेपर होगा, तो जीन पियाजे से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही जाएगा, चाहे वह सीडीपी का क्वेश्चन हो, चाहे वह ईवीएस का हो, या चाहे किसी भी सेक्शन का हो, तो आपका जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछता ही है। इसलिए जीन पियाजे को आप बहुत अच्छा से कर लेंगे तो आपका यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। जीन पियाजे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। चलिए, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार जो आपका किस में या अधिकांश बच्चे को किस अवस्था में को श्रेणियों में व्यवस्थित करने के लिए सक्षम होते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार बताता है कि ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे जो है आपका वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। तो क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक
अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, संवेदीगामक अवस्था जो आपका क्या होता है, जीन पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था को वह 0 से 2 वर्ष माना गया है। जीन पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था को 0 से 2 वर्ष की आयु को वह जो है आपका संवेदीगामक अवस्था माना गया है, और इसको संवेदीगामक अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है। तो संवेदीगामक अवस्था जो है आपका 0 से 2 वर्ष, जिसको इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है। और आपका जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, जीन पियाजे के द्वारा जो आपका संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 अवस्था में क्या बताया गया है। 4 अवस्था कौन कौन, संवेदीगामक अवस्था जिसको इंद्रियगामक अवस्था बोलते हैं, और आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको प्राक संक्रियात्मक भी बोलते हैं, या फिर तीसरा आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, और आपका चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त आपका संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरह से जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्था में वह बताया गया है, और उसमें आपको संवेदीगामक अवस्था जिसको इंद्रियगामक अवस्था कहा जाता है, इसको 0 से 2 वर्ष के बीच को बच्चे को उसमें रखा गया है। और आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपका है, जिसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, इसको 2 से 7 वर्ष की अवस्था के बच्चे के लिए उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा गया है। जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर उसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है जीन पियाजे के द्वारा। और तीसरा अवस्था जो आपका है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसका आपका इसमें जो आपका मूर्त जिसको ठोस बोलते हैं, ये आपका 7 से 11 वर्ष की क्या है, 7 से 11 वर्ष के बच्चे को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रखा गया है, जो आपको ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है 7 से 11 वर्ष के बच्चे को। और आपका चौथा अवस्था जो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपका उसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, उसको रखा गया है 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष ये जो अमूर्त है आपका 11 से 15 वर्ष क्या है, 11 से 15 वर्ष। तो इस तरह से आपका इसका विभाजन किया गया है जीन पियाजे के द्वारा। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका 11 से 15 वर्ष। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, और संवेदीगामक अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसलिए आप सभी नामों को आप अच्छा से कर लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी वो नाम को बदल के भी पूछा जाता है, जो कि आपका आप जानते हैं और आप उसको कन्फ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का जो अवस्था दिया गया वो 4 ही है, लेकिन 4 का ही नाम आपका सबका 2-2 नाम करके पूछ देता है। संवेदीगामक अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था बोलता है, पूर्व संक्रियात्मक को प्राक संक्रियात्मक बोलता है, मूर्त को ठोस संक्रियात्मक बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक को ठोस संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, और आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी का 2-2 नाम है, तो इस तरह से आपका 8 नहीं है, आप 4 ही हैं, आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, और आपका 7 से 11 वर्ष, आपका 11 से 15, यानी सिस्टमेटिक वे से उसको रखा गया है। आपका 23 प्रश्न का उत्तर हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो ऑप्शन नंबर 2 है। आप अवस्था को ध्यान से देख लेंगे, 0 से 2, फिर क्या है 2 से कितना, 0 से 2 हो गया, उसके बाद सब सीक्वेंस में है, तो आपका 2 से फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर आपका 7 से कितना 11 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा 11 से आपका 15। इस तरह से आपका सीक्वेंस में है 0 से 2 संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि आप CDP को आप बिना समझे आप यदि याद करते हैं, लर्न करते हैं बिना समझे, तो फिर आपको स्कोर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, उसके बाद लर्न कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग का आपका स्कोर आप CDP नहीं कर सकते हैं। CDP क्या सीटेट में ही नहीं कर सकते, इसलिए समझने पर ज़्यादा जोर दीजिए, रटने में जोर देंगे तो फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। डैश यहाँ पर खाली जगह में क्या होगा, पहाड़,
वस्तु स्थायित्व या फिर स्कीमा या फिर समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। देखिए सभी को हम धीरे धीरे सब चीज़ को धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वीडियो को लेंथ को भी ध्यान में रख के बनाना होता है। इसलिए आपको हर एक चीज़ को कभी न कभी आप रेगुलर वीडियो को देखिए, आपको सब चीज़ को हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसलिए आपको बस प्रैक्टिस मान के करना है और प्रीवियस ईयर उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका जो सी नंबर आपका जो स्कीमा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। यहाँ पर स्कीमा का प्रयोग जो है जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। किसका? स्कीमा का। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, स्कीमा। क्या हो जाएगा? स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा बताने का कोशिश करते हैं। स्कीमा SCHEMA, स्कीमा। देखिए स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। ठीक है, तो आंसर तो ऑप्शन सी हो गया। अब स्कीमा क्या है उसको थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती है, यानी जो मस्तिष्क में बालक के पहले से वो जान रहा है, मस्तिष्क में वो सोच पा रहा है जिस चीज़ को, उसके सहायता से बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं? स्कीमा कहते हैं। बात समझ में आया? क्या है स्कीमा? जो बालक के मस्तिष्क में जो पहले से जो चीज़ वो पहले से सेट है, जो वो पहले से वो जान रहा है, और उसके सहायता से किसी और चीज़ों के बारे में जो उस स्कीमा के हेल्प से क्या हुआ, किसी और विषय वस्तु के बारे में वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है या एक कॉन्सेप्ट जान लेता है, उसे ही क्या बोलते हैं? स्कीमा। जैसे मान लिया जाए बच्चा कुछ चीज़ जान रहा है कि मान लिया जाए ये आपका कुत्ता है, तो यह दूसरे तरह कुत्ता था। ठीक है, वो कुत्ता के बारे में क्या हुआ, जान रहा है, लेकिन वह किसी और कुत्ता को मतलब वो भी कुत्ता है, लेकिन वह क्या हुआ, देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो वो उसके कॉन्सेप्ट में है कि पहले से वो चीज़ जान रहा है, लेकिन वह थोड़ा अलग होने के कारण तो उस स्कीमा का जो उसके मस्तिष्क में जो पहले से जमा रहता है, उसके हेल्प से जो मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति में जो एक धारणा बनाता है, उसे ही स्कीमा कहते हैं। तो आप समझ गए ऑप्शन नंबर क्या है? सी। तो स्कीमा का मतलब आपके ब्रेन में पहले से जो चीज़ बैठा हुआ है, जो आप चीज़ पहले से अवधारणा बना के हैं कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो आपका स्कीमा हुआ, और उसी के हेल्प से आप कुछ और चीज़ को आप जानने में जान गए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? देखिए आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो आप लॉरेंस कोहलबर्ग को भी आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है आपका, यह भी क्या है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा भी हो नहीं सकता है। सीटेट का पेपर होगा तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा, चाहे वो ईवीएस का पेपर हो, सीडीपी का हो, या किसी भी मैथमेटिक्स कोई भी, क्योंकि पेडागोजी तो सब में है, पेडागोजी तो सब सेक्शन में है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग को भी आप पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको नैतिक विकास का जो बात आएगा, वो क्या होता है? लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ पर आपको पूछा इसका स्तर किस स्तर का है? परंपरागत, पूर्व परंपरागत, या फिर उत्तर परंपरागत, या औपचारिक परंपरागत। तो यह जो आपका सही उत्तर होगा आपका पूर्व परंपरागत। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, पूर्व परंपरागत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत ऐसे ही पूछ सकता है कि किसके द्वारा यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, तो आपका आंसर होगा लॉरेंस कोहलबर्ग। और इसका जो स्तर पूछा है कि वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के सिद्धांत किस स्तर पर है, तो पूर्व परंपरागत। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं, देखिए विद्यार्थी प्रश्न का हल खोज रहा है तो उसमें तो उसको समस्या का सामना तो करना होता ही है, क्योंकि वो समाधान ढूंढ रहा है। तो समस्या का हल खोजने के दौरान यदि उसको समस्या का सामना करता है तो अध्यापक विद्यार्थी को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं। तो उनमें असफलता का भय पैदा करके, या फिर उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, या फिर प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, या फिर उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप एक अच्छा अध्यापक या एक अच्छे अध्यापिका बनना चाहते हैं तो आपको यह कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक का जिम्मेवारी होती है वो विद्यार्थियों को किस तरह का पाठ प्रदान करें। तो वो आपका उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, अगर नहीं तो फिर आप टीचर के जो एग्ज़ाम होने वाला है तो आप एक अच्छा अध्यापक या अध्यापिका बनने से आप वंचित रहेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह का पाठ प्रदान करना है। तो उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, यानी आपका क्वेश्चन आपका डिफ़िकल्ट है, क्वेश्चन बच्चा से नहीं बन रहा है तो उसका समाधान वो खोज रहा है और उसको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आप जान रहे हैं। तो आप अध्यापक हैं तो विद्यार्थियों को आपको कुछ उसको हिंट्स देना है, कुछ आधा समाधान उसको बताना है। उसके बाद बच्चा खुद ब खुद उसको कर लेंगे, थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे, हो सकता है उसको 1-2 स्टेप बता दिए या फिर उसको फार्मूला याद करा दें। इससे आपका क्या हो जाएगा, एक अच्छा शिक्षक का गुण होता है यह आपका एक अच्छा अध्यापक या एक अध्यापिका। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको असफलता का भय पैदा करके, या फिर प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़ करके, या फिर उन्हें अपने विचारों को शाब्दिक ऐसा कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, और आप सभी जानते हैं कि जितने भी सीटेट का एस्पिरेंट रहते हैं सभी क्या है, कहीं ना कहीं वह टीचर के एबिलिटी को रखते हैं और कहीं ना कहीं वह अध्यापक या अध्यापिका हैं। इसलिए आप सभी एक सभी अध्यापक बनने का सपना रखें और एक अच्छा शिक्षक ही बनकर देश का सेवा करने का सोचें। चलिए, तो सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। तो क्या होगा, लेव वाइगॉट्स्की, सांस्कृतिक उपकरण, हार्वर्ड गार्डनर, जी घटक बुद्धि, जीन पियाजे, पाड़, या फिर लॉरेंस कॉलबर्ग, संज्ञानात्मक संवेगात्मक परिपक्वता। तो यहाँ पर आपको एक क्या पूछ रहा है, सही युग्म चुनना, यानी कौन सा सही है, एक सही युग्म को बताना है जो कि आपका एक सही है बाकी एक क्या है गलत है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को जानना होगा। अभी हम आपको बताएं कि कोहलबर्ग क्या है, आपका नैतिक विकास से संबंधित रहेगा तो कोहलबर्ग हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, जीन पियाजे आ जाएगा। इस तरह से आपको जो आपका कुछ मनोवैज्ञानिक है उसका जो सिद्धांत है उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि या कभी हम उस तरह का वीडियो को हम लेकर आएंगे जो कॉन्सेप्ट रहेगा। ये तो आपको प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। तो लेव वाइगॉट्स्की हो गया, हार्वर्ड गार्डनर हो गया, जीन पियाजे हो गया, लॉरेंस कॉलबर्ग हो गया, ये सभी क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर एक सही का चुनाव करना है। देखिए, आपको सीटेट क्रैक करना है तो कुछ कॉन्सेप्ट का भी आपको आवश्यकता है। कॉन्सेप्ट को भी आप सीखने का कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट पर जोर दीजिए। और ऐसे प्रीवियस ईयर आप करते हैं तो इससे भी आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें हो सकता है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को भी कुछ सीखते हुए आप प्रीवियस ईयर को करते हैं, फिर आपको बहुत ही अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। तो यहाँ पर आप देखें कि जीन पियाजे आपका संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, पार तो यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका गलत हो गया। कोहलबर्ग तो आपका संज्ञानात्मक क्या है, जीन पियाजे के द्वारा दिया, ये भी आपका कोहलबर्ग तो नैतिक विकास सिद्धांत दिया है, तो ये भी आपका गलत है। आपका जो इंटेलिजेंसी का जो सिद्धांत दिया हुआ आपका हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए आपका ये तीनों क्या गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 9 का ए हो जाएगा आपका
लेव वाइगोट्स्की जो आपका सांस्कृतिक उपकरण, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लेव वाइगोट्स्की जो है वो सांस्कृतिक उपकरण को जो है वो प्रतिपादित विचार इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया विचार है। तो सांस्कृतिक उपकरण आपका लेव वाइगोट्स्की के द्वारा आपका प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा ये नहीं दिया है। इस तरह से आप जानिएगा, ऐसे आपको पता है ये नहीं, आप प्रीवियस ईयर से आप करने से आप सही कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम आपका ये आप मेमोरी में आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप इसको याद किए हैं और यदि आप समझ गए हैं कि जो आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास दिया गया है, या हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा और भी जो कुछ सिद्धांत दिया है, तो इस तरह से आपको और अच्छा होगा। कॉन्सेप्ट को भी डेवलप कीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर भी आप प्रैक्टिस कीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस। तो आपको केवल कॉन्सेप्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर भी नहीं करें तो फिर आपको एक आइडिया भी नहीं मिलेगा किस तरह क्वेश्चन का लेवल है। इसलिए कॉन्सेप्ट भी सीखिए, पढ़िए, और आपका प्रीवियस ईयर भी बहुत मस्ट है। दोनों को लेकर के आप चलिए, कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर, तो फिर आपका सीटेट करेक्ट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, एक प्रगतिशील कक्षा किसे सम्मानित करती है? एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लास किसको सम्मानित करती है? ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सामाजिक संदर्भों से अलगाव, या फिर विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। देखिए, प्रगतिशील कक्षा जो है आपका ज्ञान सृजन की चाह की ओर सम्मुख करती है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान सृजन की चाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव कक्षा का मतलब है, क्लास का मतलब है कि ज्ञान सृजन करना, क्रिएटिविटी, नॉलेज को क्रिएटिव कीजिए। नॉलेज को आप क्रिएटिविटी के ये में होना चाहिए, इसका जिज्ञासा होना चाहिए, ईगरनेस होना चाहिए बच्चा को नॉलेज को क्रिएट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 10 का ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, तो 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। ठीक है, मधुलिका जो आपका क्या है, नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? देखिए, जो आपका मधुलिका जो आपका क्या है, नृत्य जो आपका संगीत होता है, डांस जो आपका होता है आपका डांस, और योग कला, इसमें क्या हुआ, निपुण है। इसमें आपको उसको जो आपका महारत हासिल है, किसको, मधुलिका को। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है, तो ये आपको बताना है। अंतर्वैयक्तिक या फिर शारीरिक, गति संवेदी, या फिर संज्ञानात्मक। तो इसका जो उत्तर होगा आपका सही क्या होगा, शारीरिक, गति संवेदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो आपका मधुलिका नृत्य और योग कला में जो निपुण है, ये जो है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसको जो है जो बुद्धि का जो उच्च स्तरीय जो प्रकार है आपका, तो शारीरिक, गति संवेदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान प्रश्न उत्तर होता है। ठीक है, एक सत्र है जो सेशन है जिसमें क्वेश्चन आंसर होता है। उस दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो रहा है सेशन में, एक सेशन है, उसके दौरान एक अध्यापक क्या करता है, केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। तो यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? देखिए, यह जो है प्रत्यक्ष रूप से किसकी जो आपका प्रस्तुति है, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर समानता, या फिर जेंडर पक्षपात, या फिर जेंडर समतुल्यता। तो यह जो आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आपका जेंडर पक्षपात से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। देखिए, केवल लड़कों पर बल दे रहा है कि आप एक शिक्षक हैं,
तो आपका इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल लड़कों से ही प्रश्न पूछेंगे और वो भी भ्रम कर देने वाला। भ्रम कर देना मतलब वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आप उसको पता नहीं है, और लड़की को तो वो पूछने की बात ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जेंडर पक्षपात हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपको लड़का और लड़की सभी को पूछना है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो लड़का भी होता है और लड़की भी होता है। तो इसलिए केवल लड़कों का जिक्र कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, शिक्षक के द्वारा, टीचर के द्वारा जेंडर पक्षपात को वो प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक का मतलब है कि आप सभी से क्वेश्चन किया जाए, लड़की से भी और लड़का से भी। यहाँ यह भी नहीं चलो लड़की और लड़का से क्वेश्चन किया जाए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लड़का को भ्रम कर देने वाला क्वेश्चन पूछे और लड़की को आसान वाला क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी होगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, जेंडर पक्षपात हो जाएगा। कुछ शिक्षक होता है जो लड़कियों को हल्का हल्का प्रश्न पूछेंगे और लड़कों को भारी भारी प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, जेंडर पक्षपात को आपका प्रस्तुत हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं, लड़की लड़का को समान रूप से क्वेश्चन पूछेंगे, भारी हल्का ऐसा कुछ नहीं, सभी को प्रश्न पूछेंगे और सभी को एक जैसा क्वेश्चन पूछेंगे, और इसमें जेंडर पक्षपात नहीं करना है। यह एक अच्छे शिक्षक का उत्तरदायित्व बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल लड़कों से प्रश्न पूछा जा रहा है, वो भी भ्रम वाला प्रश्न जो डाउटफुल क्वेश्चन हो। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जेंडर पक्षपात को वो प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम दर व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है। अधिगम जो लर्निंग जो है, लर्निंग का जो रेट होता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है, सबका रिजल्ट जो है अलग अलग होता है। जो लर्निंग का जो रेट है, कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई क्या होता है बहुत देर से सीखता है, और सबका इंडिविजुअली जो है आपका डिफरेंट होता है। यानी कोई लेट से सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई बहुत ज़्यादा याद कर लेता है, बहुत कम याद कर पाता है। सबका रिजल्ट जो है क्या हुआ, अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है केवल आनुवंशिकता का कारण ऐसा होता है, या केवल पर्यावरण के कारण होता है, या फिर आनुवंशिकता हुआ पर्यावरण दोनों, या फिर न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण का कारण ऐसा होता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का सकारात्मक जो क्वेश्चन है, इसके लिए सकारात्मक क्या आंसर होगा, आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों। यानी आपको आपका जेनेटिक्स का पर भी इसका कारण ऐसा होता है, या फिर इन्वायरमेंटल, यानी आपका पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों के कारण ऐसा हो पाता है। जिसका आनुवंशिकता अच्छा है, पर्यावरण अच्छा मिल रहा है, तो क्या होगा, उसको अच्छे से जल्दी से उसको अधिगम, उसका दर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो होता है, बस किसके कारण, आनुवंशिकता और पर्यावरण, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल के कारण, दोनों के कारण ऐसा हो पाता है अधिगम दर, जो लर्निंग का जो रेट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, अच्छा आनुवंशिकता होना चाहिए, अच्छा पर्यावरण दोनों हो, तो आपका अधिगम दर क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 14 क्या है, आकलन के संदर्भ में, जो भी आपका आकलन होता है, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए, रचनात्मक आकलन केवल निर्देश के अंत में होता है, या फिर मानदंड संदर्भित परीक्षण जो मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर, या फिर अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। तो यहाँ पर आपका आकलन के संदर्भ में क्या सही है, तो आपका इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, अधिगम के लिए आकलन, जो सीखने के लिए जो आकलन होता है, इवोल्यूशन जो होता है लर्निंग के लिए, तो विद्यार्थियों द्वारा इन स्टूडेंट्स को स्वयं जो है आपका आकलन करने के लिए कहा जाए, यानी स्वयं स्व आकलन को भी शामिल करना चाहिए। वो खुद से भी इवोल्यूशन करेगा कि हम कितना सीख रहे हैं, कितना हम सीखें। तो आपका अधिगम जो है आपका के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा भी स्व आकलन को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो खुद से भी तो एनालिसिस कर सकता है ना, इवोल्यूशन कर सकता है कि हम कितना कुछ सीख रहे हैं और कितना कुछ नहीं सीख रहे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करके। यानी अधिगम जो है, लर्निंग जो है, लर्निंग के लिए जो इवोल्यूशन होता है आपका एनालिसिस जो इवोल्यूशन जो करना है, तो इसके लिए सेल्फ भी ज़रूरी है, स्टूडेंट को खुद से भी इवोल्यूशन करके लर्निंग करने के लिए। चलिए कि आप कितना कुछ सीखें।
टीचर तो करता ही, आप स्टूडेंट को खुद से भी करने के लिए कहा जाए, खुद भी शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी तो ज़्यादा अच्छा लर्निंग इफेक्टिव होगा, क्योंकि टीचर कितना एवोल्यूशन कर सकता है, खुद को भी तो होना चाहिए ना। अब टीचर बहुत अच्छे टीचर है जो पढ़ाने के लिए चाह रहा है, पढ़ाना चाहता है, और टीचर स्टूडेंट का वो पढ़ने में थोड़ा सा मन थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है, तो फिर उस वहाँ पर आपका एक अच्छा अधिगम नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों को चाहिए। टीचर अच्छा है, टीचर अच्छा पढ़ाना चाहता है अच्छा से, लेकिन टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को भी तो पढ़ने में मन लगना चाहिए ना, नहीं तो फिर अधिगम को वो क्या करेगा, अधिगम ही नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों को चाहिए, शिक्षक भी अच्छा होना चाहिए पढ़ाने वाला, पढ़ाने के लिए प्रेरित मतलब प्रयत्नशील रहे, और स्टूडेंट भी क्या सीखने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। तो दोनों जब रहेगा तो फिर आपका उसका अधिगम बहुत अच्छा हो सकेगा, क्योंकि एक के कारण एक ही चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। चलिए, इसलिए दोनों को ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, या फिर एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, या फिर वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल है। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को किसका चयन करना चाहिए, किस तरह चयन करना चाहिए, तो खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, मानकीकृत पाठ्यचर्या का, या फिर रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा देना, या फिर अगम्य इमारती ढांचा, या फिर विविधताओं को स्वीकृति करना। तो समावेशी शिक्षा में जो है किसकी आवश्यकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विविधता को स्वीकृति करना। क्या है, समावेशी शिक्षा में क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो विविधता को स्वीकृति प्रदान करना जो है क्या समावेशी शिक्षा में उसकी आवश्यकता है, विविधताओं को स्वीकृति प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न फिर आपका देखिए, फिर आपका एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, अभी कथन और कारण से। तो इस तरह का प्रश्न आपको 2-4 देखने को मिलता है एक ही क्वेश्चन पेपर में, इसलिए इस तरह क्वेश्चन को आप अच्छा से कर लेते हैं तो 3-4 नंबर आपको ऐसे ही आपको मिल जाएगा। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका अभिकथन, और कुछ नहीं देखना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण क्या है, और उसी को आपको सही करना है, लेकिन आप समझते हुए करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। कारण आपका दिया हुआ है रीजन पाठचर्या, ये एवर्सन है, एवर्सन जो आपका होता है एसर्टन अभिकथन को। चलिए पाठचर्या की आपका अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। देखिए, सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए, और कारण दिया आपका पाठचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो सही जो आपका उत्तर दिख रहा है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है वो गलत है। ए सही है लेकिन आर क्या है गलत है। मतलब कहने का मतलब सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए, यह तो सही है, अभिकथन सही है, लेकिन इसका जो रीजन है वह गलत है। रीजन क्या बोल दिया, पाठचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, नहीं ये गलत है। ये आपका जो आपका रीजन जो है गलत है। यहाँ पे औसत विद्यार्थी बोल दिया, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है उसको ध्यान में रखकर यदि आप इसका अभिकल्पना करेंगे तो जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो तो उसको तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा टीचर का मतलब ये नहीं कि केवल एवरेज स्टूडेंट ही पास करे
और कमज़ोर वाला क्या हो जाए वो फेल हो जाए। तो यह एक अच्छा शिक्षक का कर्तव्य नहीं होता है यहाँ कि आप एक क्लास में एवरेज पर ध्यान दे रहे हैं और जो कमज़ोर है उसको वो कमज़ोर ही रह जाएगा हमेशा। तो यह एक अच्छा रीज़न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न आपका क्या है, पठन वैकल्य। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? तो अधिगम, विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक या फिर गत्यात्मक। तो पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? तो इसका जो सही उत्तर का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, अधिगम विशिष्ट। किस प्रकार का विकलांगता है? तो अधिगम विशिष्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलिनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? क्या है, कौन सा जो आपका क्या है, स्वलिनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार या फिर परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो स्वलिनता विकार का विशिष्ट लक्षण है आपका क्या है? स्वलिनता विकार का विशिष्ट लक्षण आपका क्या है? बाधित संप्रेषण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाधित संप्रेषण। स्वलिनता विकार का विशिष्ट लक्षण है बाधित संप्रेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता को कैसे पूर्ति करना चाहिए, या फिर कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे की जा सकती है? श्रेणीबद्ध कठिनाई के कारण देकर या फिर मानकीकृत निर्देश देकर, या फिर तीसरा विकल्प है आपका केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, या फिर विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर। श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंस है, वेरी इम्पोर्टेंस है। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश रूप में प्रस्तुत किया जाता है, संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त और संयोजित। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका संयोजित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI है, इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप से या संयोजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं और अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं, बहुत सारा संशय है, मतलब डाउट है। तो अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अध्यापक का जो इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, या फिर इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए, या फिर नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। देखिए, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है,
तो इसका जो इस तरह का जो क्वेश्चन जब किसी बच्चे के दिमाग में आता हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, जो आपका पॉजिटिव आपका आंसर है और आपका हमेशा सकारात्मक का ही साथ देना है, ना कि नकारात्मक। आप एक शिक्षक हैं, आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और पॉजिटिव ही थिंकिंग को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छा शिक्षक आप बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थी में जो है इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियाँ हैं। ठीक है, तो अध्यापक को इस स्थिति के प्रति किस तरह का प्रतिक्रिया होना चाहिए कि इस भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, ना कि सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करते। ऐसा नहीं, फिर या फिर ऐसा भी नहीं कि विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए। नहीं, ये भ्रांति है तो उसको रीजन को जानिए, तर्क को जानिए, लॉजिक जानिए, उसके बाद ना आप उसको उस पर कुछ ये कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। भ्रांतियां हैं तो सस्पेंस जो है कोई बच्चा में, तो सस्पेंस को ख़त्म करने के लिए डांट के भी नहीं उसको ख़त्म कर सकते हैं और ना ही उसको अस्वीकृत रिफ्यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको नकारात्मक भी नहीं देना है, तो उसको बस उसका रीजन जानने का प्रयास कीजिए। वो भ्रांति के प्रति जो विद्यार्थियों का जो तर्क है उसको जानिए और उसको ही लेकर के आप उसमें आप प्रतिक्रिया देना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न आपका है, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रत्येक अध्यापक के लिए यह चीज़ तो जानना बहुत ही अति आवश्यक है कि विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जब समझाते हैं तो उस समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको भली भांति आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, एक आप शिक्षिका हैं, तो आप उसको आप जानेंगे नहीं तो कौन जानेगा। तो विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में समझाते हुए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है वो जो निम्न बात जो है आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और डी में क्या है आपका, देखिए 1 2 3 मतलब विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता होना चाहिए। ये बात तो सही है, हम अभी बताएं कि विद्यार्थियों में तत्परता होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, नहीं तो आप किसी भी विद्यार्थी को आप सिखा नहीं सकते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छा क्यों ना शिक्षक हो, आप इस स्टूडेंट को भी, शिक्षार्थी को भी, विद्यार्थियों को भी सीखने के लिए तत्परता होना चाहिए। उसको सीखने का मतलब जिज्ञासु होना चाहिए, नहीं तो फिर आप सिखा नहीं सकते हैं, ये बात होना चाहिए। विद्यार्थियों के नहीं तो आप व्यर्थ का मेहनत करेंगे, कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, ना ही वो लर्निंग होगा, नहीं अधिगम, कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ का आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा। तो विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, लगनशील होना चाहिए, तो आप कार्य करेंगे तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होना चाहिए, ये भी सही है। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यह भी आपका इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा आपका है विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, यह भी आपका सही है कि विद्यार्थी के द्वारा जो चयनित अधिगम शैलियाँ हैं, जो स्टूडेंट जो आपका जो लर्निंग का जो स्टाइल को वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है किस उसको भी, या नहीं तो फिर क्या होगा। अब ये इन सभी बातों को ध्यान रख करके आप उस पर जोर दीजिए तो एक अच्छा क्या हो जाएगा, अधिगम साबित होगा। तो आपका विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को। और विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के लिए भी ध्यान रखना चाहिए, इस बात पर भी। और विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, ये भी अच्छा होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही वो आपको किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए एक अध्यापक को। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण प्रयोग विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर जो है वो क्या करता है, देता है। तो इसके बाद देखते हैं कि और क्वेश्चन इधर नहीं दिख रहा है, उसको हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसके बाद ये आगे का स्लाइड है आपका, प्रदान करता है तो वह
किसको बढ़ावा देना चाहिए, वैज्ञानिक तर्क को, तार्किक चिंतन को, या कंठस्थीकरण को, या फिर अनुकरण को। यहाँ पर भी ऑप्शन है आपका, तो इसका जो सही उत्तर का 24 का ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 दोनों। क्या है, केवल 1 और 2, मतलब वैज्ञानिक तर्क भी होना चाहिए और आपका तार्किक चिंतन, दोनों बात पर विशेष बल देना चाहिए एक शिक्षक को। वैज्ञानिक तर्क विषय अच्छा, वैज्ञानिक तर्क के आधार पर उसको वैज्ञानिक तर्क को बढ़ावा देना चाहिए और तार्किक चिंतन दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए, केवल 1 और 2 दोनों, वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर भी आपका क्या है, ये आपका अभिकथन। तो आप 26 में है ना, 25 आपका, हाँ, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिक प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं, खोज, अन्वेषण। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो है आपका, व्याख्यान जो है आपका क्या है, अध्यापक द्वारा अपनाई गई जो विधि है उसमें अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है, क्योंकि लेक्चरर बच्चा को सुनना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो कम महत्व देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो आपका 26 नंबर, वो भी आपका अभिकथन है। आप देख पाएँ कि 2-3 क्वेश्चन तो आपको पूछ ही देता है, अभिकथन और कारण वाला जो होता है, रीजन और कथन। तो इसको आप अच्छा से करने का ज़रूरत है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन उससे आपको सही हो जाएगा यदि आप अच्छा से कर लेते हैं तो। 26 नंबर क्वेश्चन आपका अभिकथन आपका है, तो आपका जो अभिकथन आपका है इससे आपका 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, पूरा जो 150 क्वेश्चन में तो 6-7 क्वेश्चन पूछ ही देता है, लेकिन आपका हर एक टॉपिक में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभिकथन आपका जो एसर्टन है, क्या है आपका एसर्टन। अभिकथन को क्या बोलते हैं, एसर्टन, ASSERTION, एसर्टन। और आपका आर से हो गया रीजन, रीजन। तो आपका एसर्टन और रीजन से क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है न्यू पैटर्न में, जो आपका 6-7 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है सभी सेक्शन में से। तो एसर्टन आपका जो आपका गिवन है यहाँ पर, तो एसर्टन आपका क्या है, अभिकथन आपका है, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने की प्रेरित करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा, जो अंदर जो इनर जो मोटिवेशन है, वो क्या करता है, एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए, अपना जो इनर खुशी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। कोई मोटिवेशन है, आप अंदर से मोटिवेट हैं तो आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, खुद से अंदर से मोटिवेशन अपने आप होना चाहिए, ये नहीं किसी के बोलने से। कारण, इसका रीजन दिया है, शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए, ये बात बोल रहा है। चलिए यहाँ पर इसका सही विकल्प को देखते हैं क्या होगा। ए और आर दोनों सही है, जो कि आर ए का सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अभिकथन और कारण जो क्या है, दोनों सही है, और आपका आर जो है अभिकथन का जो है रीजन जो है आपका क्या है, एसर्टन का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो आपका ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, अभी हम बता रहे हैं, उसके बाद आपको बता रहेंगे रीजन कि क्या है नहीं है, इसका आंसर क्यों ऐसा हुआ। तो ए और आर दोनों, यानी एसर्टन और रीजन दोनों सही है, लेकिन आर जो रीजन जो है आपका एसर्टन का सही व्याख्या नहीं करता है, ये भी क्या है, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा, चलिए ए सही है लेकिन आर गलत है, यह वाला आपका सही हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा, ए सही है जबकि आर गलत है, मतलब एसर्टन आपका सही है और रीजन गलत है। मतलब आपका जो अभिकथन जो आपका है, एसर्टन जो है, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह बिल्कुल सही है, 100% सही है, 100%, 1% गलत नहीं है। ये आपका जो एसर्टन दिया हुआ है 100% सही है,
आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसका मतलब हो गया अंदर से जो मोटिवेशन है बच्चा का, अंदर से, चाहे वो उसको पढ़ने का मन है अंदर से तो पढ़ेगा, चाहे वो आपको लाख बाधा आएगा वो उससे विचलित नहीं होने वाला है, क्योंकि अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। किसी के बाहरी मोटिवेशन से वो कुछ नहीं करता है। आप उसको बहुत अच्छा बात बोलने के पढ़ना चाहिए या करना चाहिए, कुछ भी बच्चा को फ़र्क नहीं पड़ता है। अंदर से मोटिवेशन बच्चा को आना चाहिए, खुद का मोटिवेशन काम करेगा। आप उसकी आपके बाहर का जो मोटिवेशन होता है वो उससे उसको फ़र्क पड़ता नहीं है। इसलिए आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए, अपने अंदर का जो खुशी होता है, अपना खुशी के लिए जो काम करता है, उसके लिए जो काम करने के लिए का प्रेरित करते हुए आपका बिल्कुल 100% सही है अभिकथन। अब दूसरा देखते हैं रीजन, कारण को देखते हैं। रीजन, शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए, ये गलत है। अब बाहर मोटिवेट करके क्या करेंगे? अंदर से उसका मोटिवेशन नहीं है, अंदर से वो मोटिवेट नहीं है और बाहर से मोटिवेट करेंगे किसी भी विद्यार्थी को तो वह उस व्यर्थ में चला जाएगा वो मोटिवेशन, क्योंकि वह आपके बात पे वो मानने वाला नहीं है। जो बच्चा खुद अपने आप में नहीं है कि हमको पढ़ना है, आप उसको कुछ भी बोल देंगे, अंदर से बहुत अच्छा मोटिवेशन बोलेंगे उसके सामने या बाहर से उसको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अंदर का जो मोटिवेशन है वो ज़रूरी है। इसलिए शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए स्थान पर विद्यार्थियों को बाहर रूप से प्रेरित नहीं करना चाहिए, अभिप्रेरित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि अंदर से यदि मोटिवेट हो जाएगा बच्चा को, जब खुद लग जाएगा कि हमको पढ़ना चाहिए, तो बाहर का मोटिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद वो पढ़ेगा। और बाहर से मोटिवेट करेंगे, अंदर से उसको मन नहीं है, बच्चा को जिसको मन नहीं लगता है पढ़ने का, और आप मोटिवेट करेंगे पढ़ना चाहिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ने वाला है नहीं। इसलिए रीज़न इसका गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जीता जागता उदाहरण आप सभी शिक्षार्थी आप जानते हैं, जो भी शिक्षक हैं, अध्यापिका इस चीज़ को आप फील भी करते होंगे, क्योंकि सभी शिक्षक बंधु इस चीज़ को फील भी करते हैं कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो पढ़ता है, उसको अंदर से मोटिवेट होने का ज़रूरत है, बाहर से मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है। बाहर का मोटिवेशन से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर क्वेश्चन। अब 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? तो इसका सही अब 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रित ध्यान और सादृश्यमूलक चिंतन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 27 का? तो 27 का जो सही उत्तर होगा आपका कार्यात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रभावशाली समस्या समाधान में जो है कार्यात्मक स्थिरता बहिष्करण की आवश्यकता है। किसका? कार्यात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रभावशाली समस्या समाधान में जो है कार्यात्मक स्थिरता बहिष्करण की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। ठीक है, वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता जो है प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा जो है आपका किस स्थिति को जन्म दे सकती है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता को की कमी को देता है कि मेरे में जो एबिलिटी है उसमें ही कमी है, इसके कारण हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट्स अपने जो असफलता जो अनसक्सेस का जो श्रेय जो वह अपने कारण जो आपका अनसक्सेस होने का जो कारण वह अपनी एबिलिटी में कमी को देता है कि मेरे में क्षमता कम है, मेरे में एबिलिटी कम है, इसके कारण हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आगे और बोल रहा है वह योग्यता को अस्थायी मानता है और अपना एबिलिटी को क्या मानता है? वह अस्थायी मानता है कि एबिलिटी जिसके पास वह सफल है, और सच में ऐसा है भी। जिसके पास एबिलिटी है तो वह क्या करता है? वह टेम्प्रोरी परमानेंट है सक्सेस का। सक्सेस जो जिसके पास क्षमता है वो सक्सेस है आज के डेट में। तो वह मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यानी योग्यता जो है, एबिलिटी जो है आपका प्रयासों द्वारा जो है प्रभावित नहीं होता है। यानी आप योग्यता नहीं है तो आप प्रयास करने पर क्या होता है? योग्यता आपके पास आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप में एबिलिटी में कमी है।
ठीक है। तो प्रयास करने में आपको कौन मना कर रहा है, आप मेहनत करने में कौन मना कर रहा है, आप में एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी कैसे आता है, हाथ में हाथ रखने से एबिलिटी आ जाएगा, नहीं, आप में योग्यता की कमी है। तो ऐसे बैठने से आपका योग्यता, आपका कमी को मतलब आप योग्यता आप में नहीं आ जाएगा। तो योग्यता में कमी है तो प्रयास कीजिए। प्रयास करने वाला को योग्यता में जो है उसमें कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, आप मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। आप मेहनत करने पर आपका एबिलिटी आप उसको अपने आप में ला सकते हैं। आप में एबिलिटी आ जाएगा जब आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका एबिलिटी आ जाएगा। वो उस बात को वो अच्छा महसूस कर रहा है कि हम अपने तरफ से मेहनत ही नहीं कर पाए। तो सीधा बात है, एबिलिटी इसलिए नहीं आया, आप असफल हैं क्योंकि आप में योग्यता नहीं है, और योग्यता इसलिए नहीं क्यों आप प्रयास नहीं करें। सीधा सीधा लिंक एक दूसरे से है। असफलता का लिंक है योग्यता से, योग्यता का लिंक है प्रयास से। आप प्रयास करने वाला के पास योग्यता भी है और योग्यता जिसके पास वो सफल भी है। तो आप मेहनत पर भरोसा कीजिए, मेहनत पर विश्वास कीजिए और हार्ड वर्क पर मतलब बिलीव कीजिए। हार्ड वर्क जो करता है उसको आपका योग्यता भी उसके पास है और उसके पास सफलता भी है। तो यह बात बच्चा उस बात को जानता है। इसके आगे फिर लिखा है, विचार दशा किस स्थिति को जन्मता है। इस तरह का जो विचार बच्चा में आता है वो किस तरह का स्थिति को वो जन्म देता है, अधिगम असहायता को, या फिर मस्तिष्क सुघटितता को, या फिर उच्च स्तरीय स्व अस्मिता को, या फिर संबंधता का भाव को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा आपका अधिगम असहायता को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह का स्थिति जो है आपका अधिगम असहायता को जन्म देता है कि एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है और वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। योग्यता जिसके पास आप प्रयास करने वाले के लिए योग्यता में मतलब रुकावट नहीं है। आप प्रयास करिएगा, योग्यता आप में आ जाएगा। इस बात को हम भी और आप भी और सब जानता है, लेकिन बस वो प्रयास ही नहीं करता है, और प्रयास नहीं करता है तो उसके पास योग्यता नहीं आता है, और योग्यता नहीं आता है तो फिर वह सफलता भी उसके हाथ नहीं आता है। तो आप सीधा सीधा आप इंडिकेट उस ओर कर रहा है। तो आप प्रयास कीजिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आप प्रयासरत रहिए, करते रहिए जब तक उस काम को आप कर नहीं लेते हैं। तो बस इस तरह का जो मानसिकता है, जिस बच्चा को योग्यता प्रयासों को प्रभावित नहीं करता है, सही बात है। और इस तरह का विचार दशा जिसमें भी आता है, बच्चे में हो या किसी भी बड़े में भी हो, तो इस तरह का स्थिति जो जन्म देता है वह उसको क्या कहते हैं, अधिगम असहायता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए, अधिगम असहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रयास करने वाला के लिए क्या होता है, कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता है। आप सभी जानते भी हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो आपका हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो यह स्टेटमेंट दिया गया है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो इस तरह का यहाँ पर भी ये स्लोगन बिल्कुल सटीक बैठता है, जो कोशिश करता है उसको कभी हार नहीं होता। चलिए, तो कोशिश करते रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। तो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करके, या फिर उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करके, या फिर उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करके, या फिर केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें। यहाँ पर जो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बी को लॉक किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या है, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। अवधारणा को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, टीचर को, शिक्षक को कॉन्सेप्ट जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे प्रेजेंट करें, कैसे प्रस्तुत करें बच्चों के सामने, बच्चों के लिए। तो ये क्या है, उनके पूर्व ज्ञान, बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है उसको पहले जानिए कि बच्चा कितना जानता है। उसके बाद उसका स्कीमा को क्रियाशील करें, तो जाकर आपका आप अच्छा कॉन्सेप्ट आप उसको दे पाएंगे और आपका एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी हो सकेगा। बच्चा टेबल नहीं जान रहा है, उसको मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं। बच्चा को पहाड़ा नहीं आता है, उसको आप गुना भाग सिखा रहे हैं। यह तो क्या है, व्यर्थ का आपका कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले उसको पहाड़ा सिखाइए। यदि आप गणित पढ़ा रहे हैं तो पहाड़ा सिखाइए कि पहाड़ा किस तरह होता है। आप मान लीजिए वो बच्चा को पहाड़ा नहीं आता है तो आप गुना कैसे सिखा दीजिए, भाग कैसे सिखा दीजिए। तो पहले आप उसको पूर्व ज्ञान, उसका जो आपका पूर्व ज्ञान है, बच्चा को क्या क्या आता है उसको पहले सही कीजिए। नहीं आता तो उसको सिखाइए। उसके बाद आगे का नया ज्ञान को उसको जोड़ करके उसमें जो क्रियाशील करेंगे तो फिर आपका क्या, पूर्व ज्ञान को नेक्स्ट जो आपका प्रीवियस क्लास को आप जो क्लास पहले लिए हैं, जो क्लास को पढ़ाएं उसको पहले पूछिए कि वो चीज़ को याद है कि नहीं, तो फिर नया चीज़ को पढ़ाइए। नहीं तो फिर क्या होगा, आप नया चीज़ पढ़ा रहे हैं, पुराना चीज़ को कुछ आता ही नहीं। तो पूर्व ज्ञान
और स्कीमा को क्रियाशील करें, तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट आपका प्रेजेंट करें, तो फिर बहुत अच्छा आपका ये अधिगम होगा। तो अवधारणाओं को इस तरह प्रस्तुत करें कि उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों में असफलता के प्रति चिंता पैदा करके, ऐसा नहीं, असफलता के प्रति चिंता पैदा करके आप अच्छा कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, अच्छा अवधारणा को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसको डर क्या, सफलता और असफलता को तो खुद जानता है, तो सफलता के प्रति चिंता पैदा नहीं करना है, बस उसको एक पूर्व ज्ञान, एक शिक्षक होने के नाते आप उसका पूर्व ज्ञान को जानिए और पूर्व ज्ञान उसके पास क्या क्या, उसके अनुसार आप नया ज्ञान उसमें ऐड कीजिए, तो फिर उसका अच्छा अधिगम हो जाएगा और अच्छा एक कॉन्सेप्ट वो। और दूसरा देखिए सी नंबर जो आपका है, उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करना, यह भी नहीं, तो आपका केवल उच्चतर अधिगम, यह भी नहीं, तो आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन होता है, जो 30 क्वेश्चन का आपका CDP का जो क्वेश्चन होता है CTET में, तो आपका इसका आज का ये जो सेट है या CDP का जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है आपका, तो आज का यह लास्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद यह सेट कंप्लीट हो जाएगा। घोषणात्मक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता, युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता, या फिर मुख्य ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना, या फिर की समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। तो इस तरह का जो घोषणात्मक ज्ञान क्या है या घोषणात्मक ज्ञान किसे कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? घोषणात्मक ज्ञान है। घोषणात्मक ज्ञान क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। घोषणात्मक ज्ञान क्या है? मुख्यतः ज्ञान क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, उसको पहले जानिए। क्या जानना है, कौन सब पहलू को सीखना है पहले, या किसके बारे में जानना है, या पहले ज्ञान होना चाहिए मुख्य रूप से घोषणात्मक ज्ञान, तो जाकर के आपका एक अच्छा ज्ञान आप अर्जन कर सकते हैं। तो क्या सीखना है, कौन सा पहलू को जानना है पहले या कौन सा पहलू को बाद में जानना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप जोड़ सीखे नहीं और घटाव सीखने लगें। पहले जोड़ सीखिए, उसके बाद घटाव सीखिए, जो कि घटाने में भी जोड़ का काम आता है। पहले गुना सीखिए, उसके बाद भाग सीखिए। आप पहले जोड़ घटाव सीखना है, आप गुना सीखने लगें, तो पहले कौन सा पहलू को जानना है पहले उसके बारे में जानिए, तब जा कर के और क्या जानना है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो क्या जानना है, किसको पहले जानना है, किसको बाद में जानना है, या फिर किसका जानने से काम हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं गणित, तो गणित के लिए जो चीज़ होना चाहिए उसको जानिए, तो फिर आपको अच्छा आपके लिए अधिगम हो सकेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा और भी जो सेट है उसको लेकर के, और एग्ज़ाम तक जो सीटेट जो आपका है जुलाई 2023 के लिए जितने भी सीटेट के एस्पिरेंट है, अभ्यर्थी हैं, उसके लिए चैनल बहुत ही वरदान साबित होगा, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर है, चाहे वह CDP हो, मैथमेटिक्स हो, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, या फिर मैथमेटिक्स हो, या फिर और भी जो पेपर 2 के लिए जो होता है साइंस एंड मैथ, तो सभी का वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होता। उसके फिर नेक्स्ट वीक आगे भी भविष्य में भी करते रहेंगे। इस चैनल को आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और उसके बाद आपका जितना भी प्रीवियस ईयर है या फिर कॉन्सेप्ट का आपको इस चैनल पर केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित ही आपको वीडियो मिलेगा, जो आपके फ्यूचर को बहुत ही सिक्योर करने में हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।